हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यहाँ से यूनिट 2 शुरू करेंगे, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। एआरडी की सीरीज के लिए 13 सेशन है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। तो सेशन नंबर 13 का पार्ट 1 है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये मेरे नाबार्ड के लिए ग्रुप और चैनल है टेलीग्राम पर। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। सेशन की पीडीएफ, एमसीक्यूज या जो भी एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन है सारे इसी चैनल और ग्रुप के थ्रू होंगे। ये हमारा सिलेबस है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हम लोगों को करना है। मेजर सॉइल टाइप, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन और वाटरशेड मैनेजमेंट। ट्राई करेंगे कि हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर कर ले, बट अगर जरूरत पड़े तो हम 3 पार्ट्स में भी जाएंगे। तो सॉइल होता क्या है? सॉइल जो होता है हमारे अर्थ की क्रस्ट की जो अपर वेदर्ड लेयर होती है उसे हम लोग सॉइल बोलते हैं, क्योंकि इसी लेयर में सारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। ये एक डायनामिक लिविंग नेचुरल सिस्टम होता है जिसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये प्राइमरी मीडियम है प्लांट्स के लिए जहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलती है, वाटर अवेलेबिलिटी होती है। सॉइल एज अ रेगुलेटर ऑफ वाटर फंक्शन करता है, कंट्रोलिंग इन्फिल्ट्रेशन का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, प्योरिफिकेशन का, रन ऑफ का। सब कुछ पानी का इसी के अंदर होता है जब हम प्लांट्स के लिए बात करते हैं। सॉइल इटसेल्फ न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है थ्रू बायोलॉजिकल एक्टिविटी और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसके नीचे तो फिर रॉक्स हो जाएंगी। सॉइल की भी अलग अलग लेयर्स है, उसको हम लोग आगे अभी समझेंगे। सॉइल एक अपने आप में एक ऐसा हैबिटेट है जहाँ पे वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, फंगिस है, इंसेक्ट्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं। सॉइल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए भी फाउंडेशन का काम करता है, जैसे कि बिल्डिंग बनानी है, रोड्स बनानी है, डैम्स बनने हैं। सॉइल के कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉइल में 45% के अराउंड मिनरल मैटर होता है, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले आती है। 5% के अराउंड ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। 25% के अराउंड वाटर होता है, 25% के अराउंड एयर होती है। बट जो सॉइल बनती है, तो 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल की लेयर बनने में करीब 200 से 400 साल लगते हैं। और जो मैच्योर सॉइल प्रोफाइल्स होती है, दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। सॉइल बनने के लिए फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम लोग CLORPT बोलते हैं। C फॉर क्लाइमेट, L फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, R फॉर रिलीफ, P फॉर पेरेंट मटेरियल, T फॉर टाइम। तो क्लाइमेट क्या होता है? जो टेम्परेचर और रेनफॉल होते हैं ना, ये वेदरिंग रेट को कंट्रोल करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर के डिपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। एक चट्टान है, बारिश हो रही है, सर्दी गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, सर्दी गर्मी पड़ रही है, वो टूटनी टूटनी शुरू हो जाएगी, झड़नी शुरू हो जाएगी, जिससे मिट्टी बनती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स हैं, रूट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये ह्यूमस फॉर्मेशन में और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आगे का काम करते हैं। फिर रेलिफ और टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो स्लोप है, इट इन्फ्लुएंसेस ड्रेनेज, इरोजन एंड डेप्थ ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऐसा तो नहीं कि मिट्टी बनी और मिट्टी बहती जा रही है। पेरेंट मटेरियल, सॉइल का टेक्सचर, स्ट्रक्चर और मिनरल कंपोजिशन। सॉइल कौन सी चट्टान से बन रही है, कौन सी चट्टान टूट रही है, जिससे हमें ये पता चलता है। टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन लीड्स टू डीपर, मैच्योर एंड वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल्स। अब इसमें एग्जाम के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 4-5 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा CLORPT फैक्टर में है, कौन सा नहीं है। इस तरह से पूछा जा सकता है। सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को अगर हम लोग ब्रीफली समझे तो सबसे पहले विदरिंग होती है। विदरिंग क्या है? जो हमारी चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है। जो हमने यहाँ पे क्लाइमेट से बात करी थी, ये वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो चट्टान है वो चूरा चूरा होनी शुरू होगी, वो झड़नी शुरू होगी। ह्यूमिफिकेशन, जो ऑर्गेनिक रेजिड्यूज हैं उन्हें स्टेबल ह्यूमस में कन्वर्ट करना। लीचिंग, जो सॉल्यूबल मटेरियल है उनकी डाउनवर्ड वॉशिंग, जैसे सॉल्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए। एलुविएशन, एलुविएशन होता है उसमें से क्ले, आयरन, एल्युमिनियम, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूवल कर देना फ्रॉम अपर हॉरिजन, तो ये क्या होता है? नीचे चला जाएगा। इलुविएशन, इलुविएशन होता है कि ये जो मटेरियल्स हैं, जो एलुविएशन में हमने मटेरियल हटाए, वो लोअर हॉरिजॉन्स में चले जाना। जैसे मान लो ये आपका डेप्थ है कहीं पे, है ना, हम मिट्टी से मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऊपर ऊपर का जितना भी ये आयरन, Fe, एल्युमिनियम, जो भी कुछ है, ये सारा एलुविएट होगा। एलुविएट मतलब ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ से हटेगा। और इलुविएशन के अंदर क्या है कि ये सारा नीचे की तरफ आके नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। फिर हॉरिजॉन्टिनेशन होता है। हॉरिजॉन्टिनेशन क्या होता है? डिस्टिंक्ट सॉइल लेयर डेवलप होती है ओवर द टाइम। जैसे इस गड्ढे के अंदर ही अगर हम लोग बात करें तो एक ये लेयर अलग हो जाएगी, ये लेयर अलग हो जाएगी, ये लेयर अलग हो जाएगी। तो ये इस तरह से मल्टीपल लेयर्स दिखेंगी हमें सॉइल की। ये हॉरिजॉन्टिनेशन होता है। सिर्फ इतना सा सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है हमारा। अब इसमें सॉइल हॉरिजॉन्स होते हैं। हॉरिजॉन्टिनेशन में आप देखिए, एक मैंने कहीं से इमेज ली थी, AI जनरेटेड इमेज है। किसी का अगर कॉपीराइट है तो ऑल द कॉपीराइट्स टू देम। ये सॉइल का ओ हॉरिजन कहलाता है, जो सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर है वो ओ हॉरिजन है, उसे ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। इट कंटेन्स फ्रेश एंड डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, लीफ, लिटर, ह्यूमस, और ये सब जंगल सॉइल के अंदर या फॉरेस्ट सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा होता है। फिर ये इसके नीचे वाला ए हॉरिजन है, ये वाला ए हॉरिजन को हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं। जो टॉप सॉइल होती है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरिजन होती है क्योंकि प्लांट्स की जड़ें यहीं पर होती हैं ना। ये डार्कर इन कलर होती है ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, इट इज रिच इन ह्यूमस, हाईएस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी सॉइल के ए ओरिजिन में होती है। ए ओरिजिन के नीचे ये हमारा ई ओरिजिन है जिसे हम एलुविएशन लेयर बोलते हैं। एलुविएशन लेयर में क्या है, इट इज द जोन ऑफ लीचिंग मिनरल्स एंड क्ले, यहाँ से मतलब वॉश आउट हो जाते हैं। लाइट कलर्ड ओरिजिन होता है, मेनली फॉरेस्ट में और हाई रेनफॉल एरिया में होता है। फिर हमारा बी रीजन कहलाता है। ओ ए ई हमने पढ़ लिया, अब बी रीजन इसे सब सॉइल कहते हैं। ये जोन ऑफ इल्यूविएशन होता है, यहाँ पे ऊपर के जो ई रीजन के हमारे आयरन था, एल्युमिनियम था, क्ले था, वो नीचे इधर बी रीजन में आ जाते हैं। इट इज द जोन ऑफ इल्यूविएशन। ई फॉर एलुविएशन, बी फॉर इल्यूविएशन। ठीक है, यहाँ पे क्ले आयरन ये सब एक्यूमुलेट होते हैं, डेंसर होता है और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। डेंस किससे, ए रीजन से ज्यादा डेंस होता है। फिर सी हमारा पेरेंट मटेरियल होता है। पेरेंट मटेरियल में क्या होता है, जो भी जिस भी चट्टान से हमारी जैसे मिट्टी बन रही है ना, वो पार्शियली वेदल्ड होती है, पूरे रॉक फ्रेगमेंट्स नहीं है और पूरी हिसाब चट्टान भी नहीं है, उसके टुकड़े टुकड़े से हैं, बड़े बड़े टुकड़े। फिर आर ओरिजिन होता है जिसे बेड रॉक कहते हैं। ये हार्ड अनवेदर्ड रॉक होती है, ये असली चट्टान होती है जिससे ऊपर का हमारा सब बना है। तो ये हमारी, इसको हम मिट्टी नहीं कहते। ये जो है हमारा सी ओरिजिन, ये एक तरह से मिट्टी और चट्टान के बीच का पार्ट है। बी ओरिजिन से ओ ओरिजिन तक हमारी मिट्टी मिट्टी है। तो सॉइल प्रोफाइल हमारी ओ ए ई बी सी आर। ठीक है, ये वर्टिकल सेक्शन हम लोगों ने शो करा है जिसमें डिस्टिंक्ट सॉइल ओरिजिन जो है ये पेडाजेनिक प्रोसेस से बनते हैं। हर ओरिजिन, सॉरी हर होराइजन इसका कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन में अलग अलग है। जैसे सबसे ज्यादा डार्कर कौन सा है, सबसे ज्यादा डार्कर हमारा ए होराइजन है। सबसे ज्यादा हल्का कलर किसका है, ई होराइजन का। सबसे ज्यादा डेंसर कौन सा है, बी होराइजन। रॉक कौन सी है, आर होराइजन। पेरेंट मटेरियल में विदर्ड रॉक्स कहाँ मिलती है, सी होराइजन में। और जो बिल्कुल ही ऊपर का सरफेस होता है ना, जहाँ पे पत्ते पत्ते गिर रहे हैं, वो कौन सी जगह है, आपका ओ होराइजन। ठीक है, अब इंडिया में मेजर सॉइल टाइप्स, यहाँ से आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव सब बनना शुरू होता है, बट जो पीछे हमने बात करी वहां से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और पूछा भी गया है पास्ट में। मेजर सॉइल टाइप्स इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 8 मेजर सॉइल टाइप्स है एज पर आईसीएआर। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें एलुवियल सॉइल। जो एलुवियल सॉइल है वो इंडिया का करीब करीब 43% एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, और ये कैसे बना है, फॉर्म बाय द डिपोजिशन फ्रॉम द रिवर्स। जैसे इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो माउंटेनियस रिवर्स है, वो मिट्टी लेकर आई हैं अपने साथ और उन्होंने जगह जगह उसे डिपॉजिट कर दिया है। जो इनका टेक्सचर है वो सैंडी लोमी से क्लेई लोम तक हो जाता है। पोटेश में रिच है बट लो इन नाइट्रोजन। फर्टिलिटी ज्यादा है। वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। अब ये माउंटेन रिवर हमारी कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं, नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब में है, जो इंडस रिवर सिस्टम है पूरा, जिसमें हमारी पंजाब की 5 नदियां हैं। यमुना रिवर हरियाणा में आती है। यूपी और बिहार, वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं। आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती हैं। और कोस्टल डेल्टास कहाँ पे बन रही है, जहां पर भी हमारी नदियां बहकर पहुंच रही हैं वहां पर। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को रेगुर या कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ये डेक्कन प्लेटू के बेसाल्टिक लावा के थ्रू बना है। इसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। समर्स में इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, वेट सीजन में ये चिपचिपी स्टिकी सी हो जाती है। इसकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इसमें कम होता है। ये आइडियल होता है कॉटन, सोरगम, सोयाबीन और ग्राउंडनट में। अब देखो डेक्कन प्लेटू का वो एरिया कहाँ कहाँ की तरफ आ सकता है ना, और उसी के हिसाब से हम सोचेंगे कि हमारे कॉटन, सोरगम, सोयाबीन भी कहाँ कहाँ क्रॉप होते हैं। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन स्टेट में ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल हमें मिलती है। एक स्टेट में एक से ज्यादा तरह की सॉइल भी अवेलेबल है। रेड सॉइल, रेड सॉइल होती है जब ग्रेनाइट की और जिनेस की हमारी वेदरिंग होती रहती है और इसमें रेड कलर होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ह्यूमस की, बट फर्टिलाइजर्स के लिए अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट और कॉटन के लिए काफी अच्छी है। कहाँ कहाँ होती है रेड सॉइल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड। लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल हाई रेनफॉल से होती है, तो जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है ना, वहां पर हमारे पास लेटराइट सॉइल होती है। हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर कंडीशंस, जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, मिट्टी बहती रहेगी, तो इसे लीच सॉइल भी कहते हैं, मतलब इसके न्यूट्रिएंट्स नहीं होते इसमें ज्यादा, बट इसमें आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं। अब इतनी ज्यादा बारिश हमारी सोचो कहाँ होती है, असम के कुछ पार्ट्स में होती है, असम में, दार्जिलिंग में, मेघालय में, और हमारे केरला की साइड होती है, वेस्टर्न घाट्स की साइड होती है, ईस्टर्न घाट्स की साइड होती है, यही तो होती है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। इट इज सुटेबल फॉर टी, कॉफी, कैश्यू, रबर। कहाँ होती है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, उड़ीसा के हिल्स, आसाम,
मेघालय, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश इंडिया की हो रही है, वहां पर हमारी लेटराइट सॉइल हो रही है। डेजर्ट सॉइल, जो डेजर्ट सॉइल होती है इसके अंदर क्या होता है, लो ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत से एरिया में सेलिन भी होती है, मतलब नमक बहुत ज्यादा होता है इसमें। पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसमें इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, मैन्योरिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है। अब कहाँ पर है इंडिया का ऐसा डेजर्ट एरिया? राजस्थान में तो है ही है, गुजरात का कच्छ है, हरियाणा पंजाब का भी कुछ कुछ पार्ट जो राजस्थान गुजरात से लिंक होता है, जुड़ता है, वहां पर इट इज सुटेबल फॉर बाजरा, गुआर और कॉटन। जो हमारे पास हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाले क्रॉप पढ़ते हैं वो हमारे डेजर्ट सॉइल में जा सकते हैं। माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल, अब ये थिन इमेच्योर होती है, वेरिंग टेक्सचर की, मेनली इंडिया के हिमालयन रीजन में मिलती है। क्यों हिमालय रीजन में ही? क्यों? क्योंकि वो हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो बेबी माउंटेन्स अभी बहुत ज्यादा नए नए बने हैं, ऐसा लगता है कि अभी कल के बच्चे आए हैं। क्योंकि बाकी जितने भी माउंटेन्स और हिल्स हैं इंडिया के या इवन वर्ल्ड के भी, वो बहुत बहुत उनसे भी ज्यादा पुराने हैं। टेक इट लाइक हिमालयन अगर 1.5-2 साल लाख पुराने हैं, तो बाकी माउंटेन 10 लाख 15 लाख साल या 50 लाख साल पुराने हैं। इट इज वेरी गुड फॉर टी, कॉफी, स्पाइसेस, टेम्परेट फ्रूट्स। बट इनके अंदर क्या है, ड्यू टू स्टीप स्लोप्स इरोजन बहुत ज्यादा होता है। इरोजन से मतलब है सॉइल इरोजन। फिर सैलिन एल्कलाइन सॉइल आती है, जिन्हें हम लोग प्रॉब्लम सॉइल्स कहते हैं। ये हमारे पास वो होते हैं जिनका पीएच 8.5 से 10 तक होता है और इनमें एक्सेस सॉल्ट और सोडियम होता है। तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है, जब नमक इतना ज्यादा है तो वहां पे लो इन्फिल्ट्रेशन रहेगा, क्रॉप की ग्रोथ बहुत पुअर होती है। कहाँ मिलती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात में। बट इसे ठीक करने का तरीका क्या है? अगर आपकी सैलिन या फिर एल्कलाइन सॉइल है, आप उसमें जिप्सम डालेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग डालेंगे, लीचिंग करेंगे उसकी, ताकि उसके सॉल्ट रिमूव हो जाए। फिर आती है पीटी और मार्शी सॉइल। पीटी और मार्शी सॉइल जो होती है ना, दलदली एरिया की होती है। इसमें हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है, ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर का होता है। दलदली एरिया तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, मूवीज वगैरह में आपने कैसा देखा है। वाटर लॉक्ड होता है, पुअर एरेशन होता है, क्योंकि पानी ही इस तरह से चिपचिप करके भरा होता है। कहाँ है? केरला में है, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में है। उड़ीसा की कोस्टल बेल्ट पर है। अब यहाँ पे इस तरह का है कि पानी इतना ज्यादा है, तो सोचो ये वहां इसके लिए क्या सूटेबल होगा। जहाँ पे आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए, आपका राइस हो गया, कोकोनट हो गया, जूट हो गया, ये बेस्ट क्रॉप्स है पीटी और मार्शी सॉइल के। ठीक है, ये हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल और उसके करस्पॉन्डिंगली हमने अलग अलग स्टेट्स के साथ इसे समझने की कोशिश करी है। सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी में क्या होता है, ये सॉइल की वो कैपेसिटी होती है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी इट इज द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म, है ना। अब सॉइल फर्टिलिटी के अंदर होता क्या है, सॉइल फर्टिलिटी में जो भी हमारे मिट्टी के न्यूट्रिशन है वो उसमें होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालेंगे। जो एक फर्टाइल सॉइल होती है वो इंश्योर करती है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट बैलेंस रहे, एडिक्वेट वाटर सप्लाई रहे और गुड एरेशन रहे, फेवरेबल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस रहे। सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। फर्टिलिटी तो होती है कि सॉइल की एबिलिटी जो है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने की, और सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप अंडर अ गिवन मैनेजमेंट सिस्टम। तो सॉइल फर्टिलिटी क्रॉप को न्यूट्रिशन देने का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन देने की एबिलिटी है। सॉइल प्रोडक्टिविटी क्रॉप को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी अंडर अ गिवन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी हमारी प्रोडक्टिव सॉइल्स है वो सारी तो फर्टाइल होती हैं, बट सारी फर्टाइल सॉइल्स हमारी प्रोडक्टिव हो पाए वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कई बार पेस्ट आ जाते हैं, कई बार पुअर मैनेजमेंट हो जाता है, कई बार ड्रॉट पड़ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमारा सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस है। ये हमारे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। ये भी मैंने एक इमेज जनरेट करी थी चैट जीपीटी से या आई थिंक ग्रॉक से, किसी एआई से जनरेटेड इमेज है। मैंने कंटेंट दिया था, उन्होंने इमेज मुझे बनाकर दी थी। हमारे पास 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? सबसे पहले हमारे प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट जो बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते, कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन चाहिए लीफ ग्रोथ के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। फॉस्फोरस चाहिए रूट डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी ट्रांसफर के लिए। पोटेशियम चाहिए डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, वाटर रेगुलेशन के लिए। फिर इसके बाद है हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिबेडनम, क्लोरीन और निकल। इसके अलावा हमारे पास कुछ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल नहीं है बट जरूरी होते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। तो ये 17 हमारे पास
प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जिन्हें हमें समझना है, जिन्हें हमें जानना है। इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कौन सा इनमें से प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, कौन सा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, कौन सा माइक्रो है, या फिर कौन सा हमारा इसमें प्राइमरी सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं आता है, जो नॉट एसेंशियल है बट फिर भी जरूरी है। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से अलग-अलग सिंड्रोम्स होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की हम लोग जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है। क्लोरोसिस मतलब जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीले-पीले रंग की पड़ने लगती हैं और ग्रोथ बिगड़ती है, रिटार्डेड ग्रोथ कहते हैं। फास्फोरस की डेफिशिएंसी से स्टंटेड प्लांट बनते हैं, पर्पल या रेड कलर की पत्तियां होने लगती हैं। पोटेशियम की डेफिशिएंसी से लीफ स्कॉर्चिंग होती है, ब्राउन एजेस होते हैं और लॉजिंग होते हैं। तो आपने अगर अपने घर में कहीं गमले लगा रखे हैं और आपको मिट्टी देख के कुछ समझ आता है कि मिट्टी फर्टाइल है या नहीं है, तो आप पेड़ों की पत्तियों को देखिए, आपको उसे देखकर पता चलेगा कि किस तरह की कमी पड़ रही है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर था। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, जो ग्रोइंग टिप्स है वो खत्म होने लगती हैं, ब्लॉसम एंड रॉट होता है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, जो वेन्स होती हैं पत्तियों की उसके बीच में पीला पीलापन आने लगता है, इसे इंटरवीनल क्लोरोसिस के नाम से जाना जाता है। येलोइंग क्लोरोसिस जो है वो नाइट्रोजन है, येलोइंग बिटवीन द वेन्स इंटरवीनल क्लोरोसिस मैग्नीशियम की कमी से है। और ये जो जो यंग लीफ है वो यंग लीफ के पीलापन पड़ जाता है, नाइट्रोजन की तरह नहीं बट उनमें पीलापन पड़ने लगता है, वो सल्फर की कमी से होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में बात करें, अगर जिंक की कमी होती है तो पत्तियां छोटी होती हैं, रो सेटिंग होती है। यह राइस और व्हीट में बहुत कॉमन होता है। आयरन की बात करें तो इंटरवीनल क्लोरोसिस होने लगता है, जो यंग पत्तियां होती हैं उसमें। बोरॉन की कमी से हार्ट रॉट नाम की बीमारी होती है, या फिर फ्रूट क्रैकिंग होने लगती है, जो फ्रूट्स है वो क्रैक होने लग जाएंगे। मैंगनीज, पत्तियों पे ब्राउन स्पॉट आ जाता है। मॉलिबेडनम, विपटेल नाम की बीमारी लगती है कॉलीफ्लावर में। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स को समझा। अब सॉइल फर्टिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करती है कि पेरेंट मटेरियल में मिनरल कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले तो यही है कि जिस भी चट्टान से बन रही है उसमें मिनरल कंपोजिशन क्या है। दूसरा, जो क्लाइमेट और रेनफॉल है जिसके थ्रू बनी है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, टोपोग्राफी, जो स्लोप पे सॉइल है उसमें इरोजन होगा, वो मिट्टी नीचे जहां आकर बैठेगी वहां पे वैली में वहां पर ज्यादा अच्छी मिट्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर की मिट्टी का न्यूट्रिशन बहता बहता नीचे आता चला जाएगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, माइक्रोवॉर्म्स है, अर्थवॉर्म्स है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करते हैं, तो ये भी उतना ही ज्यादा मैटर करते हैं। सॉइल टेक्सचर, जो क्लेई सॉइल होती है उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं रेदर देन सैंडी सॉइल। ये हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम लोग ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग के थ्रू हमारा न्यूट्रिएंट डिप्लीट होने लगता है, क्योंकि आपने मिट्टी का न्यूट्रिएंट सोख तो लिया अपने पेड़ पौधों में, क्रॉप्स में, बट उसमें वापस कैसे बनेगा, दैट विल टेक टाइम। इरिगेशन, इरिगेशन से कई बार क्या होता है, सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ने लगती है। जैसे जहां पे भी ग्रीन रेवोल्यूशन में स्पेशली पंजाब हरियाणा की जो मिट्टी थी वहां पे हाई इरिगेशन हुआ, जिसकी वजह से सैलिनिटी और एल्कलिनिटी मिट्टी की काफी ज्यादा बढ़ गई है। फर्टिलाइजर्स यूज, एक्सेस लीड करते हैं हम लोग फर्टिलाइजर्स को, फर्टिलाइजर बार बार यूज करते हैं, यूज ही करते जा रहे हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होने लगता है। ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, अगर ऑर्गेनिक मैटर हम एडिशन कर रहे हैं तो उससे फर्टिलिटी बढ़ रही है। और फिर सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसमें हमारे पास प्लगिंग, मल्चिंग और कंपोस्टिंग का पार्ट आता है। ये हम लोग करेंगे तो इससे हमारी मिट्टी अच्छी होती रहेगी। हमें रेगुलर प्लगिंग, मल्चिंग करनी चाहिए, कंपोस्टिंग करनी चाहिए मिट्टी की। कंपोस्टिंग में आप ऑर्गेनिक मैटर ही मिट्टी में डाल रहे हो। सॉइल फर्टिलिटी हमारे पास दो तरह की होती है, एक इनहेरेंट या नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी होती है, दूसरी एक्वायर्ड फर्टिलिटी होती है। तो अब जो फर्टिलिटी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन मिट्टी के अंदर है वो इनहेरेंट या नेचुरल फर्टिलिटी है, जैसे बहुत सारी जगह जंगलों में है। जो हम लोग फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स या सॉइल मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे हैं वो हमारी एक्वायर्ड फर्टिलिटी है, क्योंकि ये हमने एडिशनली करी है, आर्टिफिशियली करी है। सॉइल फर्टिलिटी को हम मेंटेन कैसे करते हैं, हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे। ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास क्या है, FYM है, कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर। FYM हमने पीछे के वीडियोस में पढ़ा है, फार्म यार्ड मैन्योर्स कहते हैं इसे। कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। बैलेंस्ड एप्लीकेशन ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर्स, एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। एनपीके, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ये हम लोगों ने पीछे भी किसी यूनिट में पढ़ा था। राइजोबियम, एजोबैक्टर, सॉरी एजोटोबैक्टर, पीएसबी। बायो फर्टिलाइजर्स यूज करने से भी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन इंक्लूडिंग लेग्यूम्स, लेग्यूम्स हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है उसके अंदर। मल्चिंग और रेसिड्यू रिसाइकलिंग, जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी पढ़ा था।
लाइम या जिप्सम एप्लीकेशन इन प्रॉब्लमेटिक सॉइल, अभी हमने पीछे पढ़ा था जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसमें हम लोग जिप्सम डालते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल सोर्सेज को एक साथ कंबाइन करते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पेस अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप मेरे को एक बार बताइएगा, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा ऐसे ही पेस पर चलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हमें सॉइल फर्टिलिटी की बात करनी है तो फर्टिलाइजर्स के बिना टॉपिक इनकम्प्लीट है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं। इनका काम क्या है? प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, मिट्टी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड जो हमारे प्लांट के लिए जरूरी है। ये सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं, क्रॉप यील्ड बढ़ाते हैं और करेक्ट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को ठीक करते हैं। फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैन्योर्स के कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट काम करते हैं और प्रिसाइज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अलाउ करते हैं। अब फर्टिलाइजर कितने तरह के होते हैं? फर्टिलाइजर्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट सप्लाइड के बेसिस पर, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का जो मेन काम होता है कि नाइट्रोजन सप्लाई करता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए। जैसे यूरिया है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अमोनियम सल्फेट है, CAN है, अमोनियम नाइट्रेट है। ये हाईली मोबाइल होते हैं सॉइल में, बट दे आर प्रोन टू लीचिंग एंड वोलेटिलाइजेशन। कौन कौन से? अमोनिया सॉरी यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAN और अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि रूट ग्रोथ के लिए पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं या एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ATP की फॉर्म में। एग्जांपल SSP, SSP होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये 16% P2O5 का सॉल्यूशन होता है। DAP होता है रॉक फॉस्फेट होता है। ये जो सब्सटेंसेज या फिर ये जो केमिकल्स हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, DAP या रॉक फॉस्फेट, ये हमारे प्लांट्स के लिए फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं। फिर पोटेशियम फर्टिलाइजर्स होते हैं, पोटेशियम फर्टिलाइजर जो कि पोटेशियम देते हैं। पोटेशियम वाटर रेगुलेशन और डिजीज रेगुलेशन के लिए होता है। जैसे म्यूरेट ऑफ पोटैश होता है, उसको हम लोग MOP कहते हैं, या सल्फेट ऑफ पोटैश होता है जिसको SOP कहते हैं। तो MOP और SOP दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं जो कि वाटर रेगुलेशन और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए दिया जाता है। ये हाईली सॉल्यूबल होता है और क्विकली प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अभी तक तो हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी, अब नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे स्ट्रेट फर्टिलाइजर, जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है वो एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट देता है, जैसे यूरिया नाइट्रोजन के लिए, SSP फॉस्फोरस के लिए, MOP पोटेशियम के लिए। फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं ये दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को केमिकली कंबाइन करते हैं एंड वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे DAP, DAP 18460 के नाम से जाना जाता है, या NPK कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 10 26 26 करके, है ना। जैसे आप बोलोगे DAP 18 40 चाहिए, या NAP या NPK चाहिए 10 26 26, तो इसमें 10 पार्ट्स नाइट्रोजन, 26 पार्ट फॉस्फोरस, 26 पार्ट पोटेशियम हो गया। मिक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा फिजिकल मिक्सचर्स होते हैं, जैसे NPK मिक्सचर्स होते हैं, उसमें 20 20 20 भी मिला हुआ होगा और 14 35 14 भी मिला होगा। तो ये दो या दो से ज्यादा फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर रहा है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में क्या था? दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट को मिक्स कर रहे थे। अब हमारे पास अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं, उन फर्टिलाइजर्स को आपस में मिला दिया तो हमारे पास मिक्स फर्टिलाइजर बन गया। बेस्ड ऑन ओरिजिन भी हम लोग इसको देखते हैं। जैसे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या करेंगे? सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे, वाटर रिटेंशन और माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे। इसमें फार्म यार्ड मैन्योर आता है, कंपोस्ट आता है, वर्मी कंपोस्ट आता है, ग्रीन मैन्योर आता है, या ऑयल केक्स आते हैं। ऑयल केक्स में नीम और ग्राउंडनट होता है, ग्रीन मैन्योर में ढैचा और सनहेम्प होता है। कहाँ पे हमने ये सारे नाम पढ़े थे? ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली यूनिट में। फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जो केमिकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं और फास्ट एक्टिंग होते हैं, और ये प्रिसाइज डोज देते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज के लिए। बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करना, मोबिलाइज करना, सॉल्यूबलाइज करना। जैसे राइजोबियम, राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है लेग्यूम्स में। एजोटोबैक्टर या एजोस्प्रिलम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सीरियल्स में। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे BGA भी कहते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पैडी में। फॉस्फेट सॉल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसे PSB कहते हैं, नाम पीछे पड़ा होगा आपने PSB का। फॉस्फेट सॉल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी को देखता है, उसको इंप्रूव करता है। माइकोरिजा, ये फॉस्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है।
तो जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये केमिकल यूज को कम करते हैं और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। यही हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, याद करिए आप लोग। तो ये हमारे पास कुछ फर्टिलाइजर्स के बारे में मैंने बताया। जैसे यूरिया की हम लोग बात करें तो 46% नाइट्रोजन है। की फीचर्स क्या है कि हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट है अमंग सॉलिड फर्टिलाइजर्स, और ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन की फॉर्म में, एंड इट इज प्रोन टू वोलेटाइलाइजेशन। बेस्ट यूज क्या है इसका? अप्लाई विथ सॉइल इनकॉर्पोरेशन और मॉइस्ट कंडीशन। नीम कोटेड यूरिया रिड्यूसेस नाइट्रोजन लॉसेस। डीएपी होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन है, 46% P2O5 है। फॉस्फोरस का रिच सोर्स है और ये अर्ली प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। क्यों? जब फॉस्फोरस जाएगा तो रूट स्ट्रांग होगी ना हमारी। कॉमनली इसे सोइंग के टाइम पे हम लोग अप्लाई अप्लाई करते हैं, रूट स्टेब्लिशमेंट को प्रमोट करता है। एसएसपी है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें 16% P2O5 है, 11% सल्फर और 21% कैल्शियम। इसका क्या काम है? इट सप्लाइज सल्फर एंड कैल्शियम अलॉन्ग विथ फॉस्फोरस। सल्फर लविंग क्रॉप जो होते हैं जैसे ऑयल सीड्स हो गए, पल्सेस हो गए, उनके लिए सबसे बढ़िया होता है। एमओपी, इसे हम लोग म्यूरेट ऑफ पोटैश कहते हैं, 60% K2O होता है। सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पोटैश फर्टिलाइजर है, बट इन्हें क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप में नहीं डालना होता। जैसे टोबैको हो गया, पोटैटो हो गया, ग्रेप्स हो गया, वहां पर हमें एमओपी नहीं डालना होता। ये भी हमें याद रखना है। एसओपी हमारा सल्फेट ऑफ पोटैश होता है, जिससे K2O प्लस सल्फर होता है, 50% K2O होता है इसके अंदर। ये क्लोराइड फ्री पोटैश सोर्स होता है। इट इज प्रिफर्ड फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। एडवांटेजेस हैं हमारी कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर्स की, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, और एनवायरमेंटल इशू ऑफ फर्टिलाइजर यूज। ये ना, ये तीन चीजें एक साथ मैंने एक टेबल में देने की कोशिश करी है। एडवांटेजेस देखिए, तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स है वो क्या करते हैं? आपका सॉइल टेक्सचर इंप्रूव करेंगे, एरेशन इंप्रूव करेंगे, वाटर रिटेंशन इंप्रूव करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम पढ़ चुके हैं। माइक्रोबियल पॉपुलेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को इंप्रूव करेंगे, ये भी चीज हमने पढ़ी हुई है। बट इनमें क्या है? स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंस कम करते हैं, ताकि आपकी जो इनपुट यूज है वो भी कॉस्ट उसकी कम हो जाए, और सस्टेनेबल इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रोवाइड करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की हम लोग जब बात करते हैं तो एक केमिकल, ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स को कंबाइन करता है। बैलेंस न्यूट्रिएंट सप्लाई रहती है क्रॉप्स की, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ाता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, कॉस्ट कम करता है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एसेंशियल है। एनवायरमेंटल इशू क्या है फर्टिलाइजर से? अगर नाइट्रेट की लीचिंग होती है तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है उससे। यूट्रिफिकेशन होता है ड्यू टू एक्सेस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है या सैलिनिटी बढ़ती है ड्यू टू इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है N2O। आईएनएम और प्रिसीजन फार्मिंग की हेल्प से हम इन इम्पैक्ट को कम कर पाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब सॉइल इरोजन की एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। सॉइल इरोजन में क्या है? सॉइल इरोजन के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक डिटैचमेंट है, मूवमेंट है, रिमूवल है। जो टॉप सॉइल होती है ना मिट्टी की, वो अपनी लोकेशन से हट जाती है ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल फोर्सेस आपकी ग्रेविटी है, पानी है, वाटर है। ह्यूमन एक्टिविटीज है, आपकी गाड़ी चल रही है, आपने मिट्टी खोद के कहीं और डाल दी, और आपका जो कैटल ग्रेजिंग वगैरह के मूवमेंट्स होते हैं उस सबसे पैरों में लग कर भी मिट्टी आगे आती है। इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल हमारी फर्टाइल होती है उसका लॉस होता है। सॉइल डेप्थ रिड्यूस होती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी कम होने लगती है। इरोजन से क्या हुआ? जो न्यूट्रिएंट बैलेंस था मिट्टी का वो डिसरप्ट हो गया, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर बिगड़ गया, जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी थ्रेटन होती है। अब इसके कॉजेज क्या है? नेचुरल कॉजेज हम लोगों ने देखा कि जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई तो हैवी रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से शीट, रेल या गली इरोजन हुआ। विंड एक्शन हुआ, आपका आंधी तूफान चल रहा है तो उससे जो लूज ड्राई मिट्टी थी, सैंडी सॉइल थी, वो उड़ के चली गई। ग्रेविटी, स्लोप्स वगैरह पे लैंडस्लाइड होता है, मास मूवमेंट होता है, तो मिट्टी का डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। लैक ऑफ वेजिटेशन, जो बेयर सॉइल होती है वो विंड और वाटर से इजिली इरोड हो सकती है। ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज क्या होते हैं? डिफोरेस्टेशन, हम लोग जंगल काटते जा रहे हैं, जो कि सॉइल इरोजन फोर्सेस के लिए और ज्यादा बेटर है। ओवरग्रेजिंग, लाइफ स्टॉक्स क्या होता है? वेजिटेशन कवर जो है रिमूव करते जाते हैं। जो हमारे जानवर जब घास वास चरने जाते हैं तो उससे मिट्टी लूज होने लगती है, फिर वो पानी से या फिर हवा से उड़ सकती है। अनसाइंटिफिक फार्मिंग, हम अपहिल डाउनहिल प्लगिंग करते हैं तो उससे भी रन ऑफ हमारा बढ़ जाता है। माइनिंग और क्वेरिंग, ये क्या करते हैं? सॉइल की लेयर्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे सेडिमेंटेशन इंक्रीज होता है। कंस्ट्रक्शन और रोड्स, इंक्रीज एक्सपोज सॉइल एंड ऑल्टर नेचुरल ड्रेनेज। ये हमारे ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के। अब हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है अलग अलग, जैसे कि वाटर इरोजन। वाटर इरोजन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है इंडिया में। वाटर इरोजन क्या होता है? बारिश से, रेनफॉल से, रन ऑफ से, फ्लोइंग वाटर से ये बह जाता है। जैसे सबसे पहला आता है इसमें स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन के अंदर क्या होता है?
जो हमारा रेन ड्रॉप होता है ना, वो सॉइल के पार्टिकल को ब्रेक करता है और पार्टिकल को डिसलोकेट करता है। द एनर्जी ऑफ द रेन ड्रॉप डिटैचेस एंड स्प्लैशेस पार्टिकल अप टू सेवरल सेंटीमीटर्स। ये फर्स्ट स्टेज है वाटर इरोजन की, जिस ना, और इसके थ्रू क्या होता है, क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है सॉइल सरफेस पे, क्योंकि जो लूज मिट्टी है वो उड़ जाएगी, फिर बाद में कीचड़ बन के बह जाएगी। शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल अक्रॉस लार्ज एरिया। फार्मर्स इसको कई बार अननोटिस छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे हैवी न्यूट्रिएंट लॉस होता है, स्पेशली एनपीके का। जेंटल स्लोप से बहुत ज्यादा कॉमन है ये, विद इनएडिक्वेट वेजिटेटिव कवर। और इसकी वजह से होगा क्या, पुअर पुअर सीड जर्मिनेशन एंड रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक मैटर। रिल इरोजन। रिल इरोजन के अंदर क्या होता है, जो पानी है वो स्मॉल चैनल्स में फ्लो करता है मिट्टी के अंदर ही, उन्हें हम लोग रिल्स कहते हैं। इट इज फाउंड बाय कंसंट्रेटेड रन ऑफ। रिल्स आर शैलो एंड कैन बी रिमूव बाय नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन। और रिल इरोजन क्या इंडिकेट करता है, अर्ली साइंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, अगर इसे कंट्रोल नहीं करा तो। कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग के बाद अगर आप कंटूर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काफी ज्यादा कॉमन होता है। देन गली इरोजन। जो छोटी छोटी रिल्स होती हैं वो एक बड़ी डीपर चैनल बना लेती हैं, उसे हम लोग गली इरोजन कहते हैं। गलीज आर टू डीप टू बी रिमूव बाय टिलेज, जिसकी वजह से परमानेंट लॉस ऑफ लैंड होता है। जैसे चंबल की रेवाइंस है या शिवालिक हिल्स है, ईस्टर्न राजस्थान है, यहाँ पे गलीज काफी कॉमन है। इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू बैडलैंड्स बनते हैं और काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी लॉस होते हैं। स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या होता है, जो नदी के जो रिवर बैंक्स होते हैं वहां पर ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो एंड फ्लडिंग, वहां पर वो उनके जो बैंक्स होते हैं, साइड की मिट्टी होती है वो कटने लगती है। जो कहते हैं ना कि बाढ़ आई है, मिट्टी कट गई है, तो ये मिट्टी कटना होता है। इट लीड्स टू अंडर कटिंग, कोलेप्सिंग ऑफ बैंक सॉइल, लॉस ऑफ नियर बाय एग्रीकल्चर लैंड। मानसून के टाइम पे जब रिवर डिस्चार्ज इंक्रीज होता है तो वहां पे ये बहुत ज्यादा सीवियर होता है। विंड इरोजन। विंड इरोजन की हम लोग बात करें तो ये एरिड सेमी एरिड रीजन में काफी ज्यादा कॉमन है, जहाँ पे ड्राई लूज और सैंडी सॉइल्स होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ विंड इरोजन क्या है, इसमें सॉल्टेशन होता है, सस्पेंशन होता है, सरफेस क्रीप होता है। जो मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं 0.1 से 0.5 मिलीमीटर के, दे बाउंस अलोंग द सॉइल सरफेस एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 50 टू 75% ऑफ द विंड इरोजन। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं लेस देन 1 मिलीमीटर के, सॉरी लेस देन 0.1 मिलीमीटर के, दे आर लिफ्टेड एंड कैरिड अलोंग द डिस्टेंसेस इन एयर, रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी। सरफेस क्रीप के अंदर क्या होता है, जो 0.5 mm से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, दे रोल और स्लाइड अलोंग द सरफेस ड्यू टू विंड ड्रैग। तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज के हिसाब से सॉल्टेशन, सस्पेंशन या सरफेस क्रीप होता है। इफेक्ट क्या है विंड इरोजन का, इफेक्ट और चीज का वही है, जो फाइन फर्टाइल सॉइल पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाएंगे अपनी जगह से, दैट कंटेन्स क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं, डिपोजिशन हो जाते हैं फार्मलैंड्स पे। लॉस ऑफ सीडलिंग स्टैंड, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स, इंक्रीज ब्लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन क्रॉप ड्यू टू सैंड पार्टिकल्स। तो ये इनके इफेक्ट्स है विंड इरोजन के। मास मूवमेंट होता है जो कि ग्रेविटेशनल इरोजन होता है। कहाँ पर, जहाँ पे सॉइल या रॉक्स का डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट होता है अंडर द ग्रेविटी, विदाउट एनी डायरेक्ट एक्शन ऑफ विंड और वाटर। ये स्टीप स्लोप्स पे होता है, हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक या डिफॉरेस्टेशन की वजह से। जैसे लैंडस्लाइड हुआ, स्लंपिंग हुआ, सॉइल क्रीप हुआ। लैंडस्लाइड आप लोगों को पता है, लार्ज सॉइल या रॉक मास जो होता है वो अचानक से गिर पड़ता है, और ये हिमालयन रीजन में काफी कॉमन है। स्लंपिंग के अंदर रोटेशनल मूवमेंट होता है सॉइल ब्लॉक्स का अलोंग द कर्व सरफेस। सॉइल क्रीप के अंदर स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट होता है ऑफ सॉइल डाउनहिल, जिसे हम ओवर द टाइम हम नोटिस कर सकते हैं। इंपैक्ट क्या है, सॉइल डेप्थ कम होती है, सब सॉइल का एक्सपोजर कम होता है, फील्ड डिस्ट्रॉय होती है, लैंड एग्रीकल्चर और इंफ्रा के लिए अनसुटेबल हो जाती है। सॉइल इरोजन के इफेक्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर की ही बात करें। अब इफेक्ट्स आप सोचिए, मैं यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर का या सॉइल का क्या इफेक्ट है, आपकी जब आपकी जब फर्टाइल टॉप सॉइल हट रही है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपका न्यूट्रिशन है, तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी बिगड़ जाएगी। सॉइल फर्टिलिटी बिगड़ जाएगी तो क्या होगा, या तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, या फिर आप लोगों को उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। तो आपके लिए या तो कॉस्ट बढ़ जाएगी या आप लोगों की प्रोडक्टिविटी ये कम हो जाएगी। तो क्या इफेक्ट हुआ कि आपकी डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड हुआ, फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, फार्मर्स की इनकम कम होगी। और अगर हायर इनपुट रिक्वायरमेंट हो रही है तो आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। हायर इनपुट रिक्वायरमेंट जैसे फर्टिलाइजर और इरिगेशन की, ठीक है। तो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, सॉइल में शैलो लेस प्रोडक्टिव सॉइल बनेगी, जो कि आपकी हाई यील्डिंग फार्मिंग को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ये इफेक्ट ऑन सॉइल एंड एग्रीकल्चर हुआ। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट आएगा, जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, कॉम्पैक्शन हुआ, उसकी वजह से वो आपका कम होने लग जाएगा मिट्टी में, क्योंकि ऊपर की तो मिट्टी ही हट गई। आपका रन ऑफ बढ़ जाएगा, तो जो इरोडेड सॉइल है वो एब्जॉर्ब या रिटेन नहीं कर पाएगी वाटर को, वहां पे क्रस्ट फॉर्मेशन होने लग जाएगी। लॉस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर से क्या होगा, द सॉइल इज मोर प्रोन टू फ्यूचर इरोजन। सॉइल फिर जब एक बार इरोड होने लग जाएगी तो फ्यूचर में और ज्यादा इरोड होने लगेगी।
सॉइल हार्डनिंग हो जाएगी, जो क्रस्ट फॉर्मेशन मैंने आपको कहा, आपकी सॉइल पोरस नहीं बचेगी, जिसकी वजह से रूट पेनिट्रेशन और एरेशन भी अफेक्ट होगा। वाटर बॉडीज और हाइड्रोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है? सेडिमेंटेशन होने लगता है रिजर्वायर्स में, टैंक्स में, डैम्स में, इससे उनकी स्टोरेज कैपेसिटी अफेक्ट होती है। रिवर्स में, कैनाल्स में सिल्टेशन होता है, जिससे वाटर फ्लो अफेक्ट होता है और फ्लड के रिस्क बढ़ते हैं। जैसे 1-2 साल पहले दिल्ली में फ्लड्स आए थे, वो क्यों आए थे? ये बताया गया था कि यमुना रिवर के गेट्स पर सिल्टेशन की वजह से वो गेट जाम हो गए थे, तो खुले ही नहीं थे। वाटर क्वालिटी का डिग्रेडेशन होता है ड्यू टू सस्पेंडेड सेडिमेंट्स, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, जो कि इरोडेड सॉइल के साथ उड़कर आ रहे हैं। और इसकी वजह से जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं सेडिमेंटेड डिपोजिशंस की वजह से, उनका भी लाइफ स्पैन कम होने लगता है। एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जब वेजिटेशन का लॉस होगा हमारे पास ड्यू टू पुअर सॉइल कंडीशंस, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी भी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, इंसेक्ट्स के नेचुरल हैबिटेट से वो उनका डिस्ट्रक्शन होगा। डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा ड्राई रीजन में, और इकोलॉजिकल बैलेंस इन सब की वजह से डिस्टर्ब होगा। बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, न्यूट्रिएंट साइकिल इफेक्ट होगी। इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट्स क्या है? जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी कम होगी तो फार्मर्स की इनकम कम हो जाएगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, उन्हें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए होंगे, तो हायर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पड़ेगा। इंफ्रा डैमेज होगा ड्यू टू सेडिमेंटेशन एंड लैंडस्लाइड, चाहे रोड्स, ब्रिजेस हो या इरिगेशन स्ट्रक्चर हो। और कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट होगा सीवियर लैंडस्लाइड्स के केस में या रेविन फॉर्मेशन में। लॉन्ग टर्म लैंड डिग्रेडेशन होगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल जो है रूरल डेवलपमेंट का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फैक्टर्स कौन से हैं जो सॉइल इरोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं? जैसे सबसे पहले हैं हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसमें रेनफॉल इंटेंसिटी हो गई, कितनी देर तक हो रही है, विंड वेलोसिटी हो गई, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो गए, या ड्रॉट कंडीशंस हो गई। फिर इटसेल्फ सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स है कि जैसे सैंडी सॉइल है, सिल्टी सॉइल है, क्लेई सॉइल है। तो सैंडी सॉइल है, उनमें विंड इरोजन ज्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स लूज होते हैं। जो सिल्टी सॉइल है, दे आर प्रोन टू वाटर इरोजन ड्यू टू देयर पुअर स्ट्रक्चर। जो क्लेई सॉइल है, दे रेजिस्ट इरोजन बिकॉज ऑफ द बेटर कोहेजन अमंग द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर स्टेबल एग्रीगेट्स, ये आपके इरोजन को रिड्यूस करते हैं, बट अगर वीक स्ट्रक्चर है तो वो आपके इरोजन को बढ़ाएगा। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, जितना ज्यादा हमारे ह्यूमस मैटर होगा, वो सॉइल को उतना एग्रीगेट करके रखेगा, इन्फिल्ट्रेट करके रखेगा और इरोजन को रेजिस्ट करेगा। सॉइल परमिएबिलिटी एंड इन्फिल्ट्रेशन, लो इन्फिल्ट्रेशन से क्या होगा, ज्यादा रन ऑफ होगा और इरोजन होगा। सॉइल मॉइस्चर, जो मॉइस्ट सॉइल होती है वो यूजुअली विंड इरोजन को बेटर रेजिस्ट करती है एज कंपेयर टू द ड्राई सॉइल्स। फिर टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं, आपके स्लोप ग्रेडियंट कैसा है, स्लोप की लेंथ कितनी है, रिलीफ और एस्पेक्ट कैसा है ना। जो सन फेसिंग स्लोप्स है वो जल्दी सूखते हैं, ज्यादा प्रोन टू इरोजन होते हैं। स्टीपर स्लोप्स पे क्या होता है कि रन ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपका सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। वेजिटेशन फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। वेजिटेटिव कवर अगर रहेगा तो वो रेनफॉल के इम्पैक्ट से बताएगा, जिसकी वजह से रन ऑफ वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और वो मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ के रखेगा। डेंस कानोपी क्या होगी, दे इंटरसेप्ट रेनफॉल, तो फिर उससे स्प्लैश इरोजन कम हो जाता है। जो रूट सिस्टम होता है वो सॉइल को बाइंड करके रखेगा, स्लोप को स्टेबलाइज करके रखेगा। ह्यूमन और लैंड यूज फैक्टर की बात करें तो जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो सॉइल को एक्सपोज करता है और इरोजन को बढ़ाता है। ओवरग्रेजिंग से जो प्रोटेक्टिव वेजिटेशन है वो रिमूव होता है, सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ लूज होने लगते हैं। पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की हमने बात करी, उनसे भी रन ऑफ बढ़ता है। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से सॉइल की लेयर डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से लूज इरोडेबल सरफेस बनता है। इम्प्रॉपर इरिगेशन से वाटर लॉगिंग होती है, सेलेनाइजेशन होता है और सब्सिक्वेंटली सॉइल इरोजन होने लगता है। नेक्स्ट इसमें आता है सॉइल लॉस मेजरमेंट। सॉइल को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसे यूएसएलई के थ्रू किया जाता है, जो कि होता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। तो सॉइल इरोजन को क्वांटिफाई करने के लिए हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाई है, सो दैट हम लोग इसके अकॉर्डिंगली सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को भी इफेक्टिवली यूज कर पाए। ठीक है, तो एक एम्पेरिकल मॉडल है जिसे सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं टू एस्टिमेट लॉन्ग टर्म एवरेज सॉइल लॉस ड्यू टू वाटर इरोजन। थिंग इज इट इज ओनली फॉर वाटर इरोजन। फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आर के एल एस सी एंड पी। ए क्या है, जो सॉइल लॉस हो रहा है टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। इसमें आर है सबसे पहले रेनफॉल, जो कि इरोजिविटी फैक्टर देता है। इंपैक्ट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है। फिर के की बात करते हैं, के इज द सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, है ना, कि सॉइल कितनी ज्यादा ससेप्टेबल है इरोजन के लिए। एल एस होता है स्लोप लेंथ और स्टीपनेस फैक्टर, स्लोप की लेंथ कितनी है और स्टीपनेस कितनी है। सी स्टैंड फॉर कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर, जो कि वेजिटेशन या क्रॉप इंपैक्ट है। एंड पी स्टैंड फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, जिसे हम लोग कंटूर फार्मिंग, टेरेस या बंड्स कहते हैं। तो ए इज इक्वल टू आर के एल एस सी पी। ए सॉइल लॉस हमारा टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर हम लोग निकाल रहे हैं। कैसे निकल रहा है, हमने रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर को, सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर को, स्लोप लेंथ और स्टीपनेस फैक्टर को, कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर को
और कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हमें हाई रिस्क इरोजन एरियाज मिलते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट में ये यूजफुल होता है, लैंड यूज प्लानिंग में मिलता है इससे, कंजर्वेशन डिजाइन में। और ये RUSLE और MUSLE जो पुराने सॉरी मतलब ये क्या है कि जो ये RUSLE और MUSLE ये इसके मॉडिफाइड वर्जन है USLE के। USLE के मॉडिफाइड वर्जन है RUSLE और MUSLE। फिर इसमें सेडिमेंट्स आते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, हम लोग सेडिमेंट ट्रैप्स देखते हैं। सेडिमेंट बेसिन्स होते हैं, वो क्या करता है कि कितनी सॉइल डिपॉजिट हुई है इरोजन्स के बाद में, वो उससे पता चलता है। फिर टर्बिडिटी मीटर्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड सेडिमेंट्स को असेस करते हैं फ्लोइंग वाटर के अंदर। सेडिमेंट यील्ड क्या करता है, सेडिमेंट यील्ड मेजर करता है टोटल सेडिमेंट्स लिविंग द ड्रेनेज बेसिन। फील्ड लेवल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, फील्ड में किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, जैसे इरोजन पिंस लगाते हैं। इरोजन पिंस के थ्रू हम लोग सॉइल सरफेस कितना ज्यादा लोअर होता जा रहा है ओवर द टाइम हम देख पाते हैं। रन ऑफ प्लॉट्स होते हैं जो कि क्वांटिफाई करते हैं वाटर और सॉइल को, बारिश से जितना भी पानी बहकर आ रहा है। और स्लिट सिल्ट फेंसेज हो रही है जो कि मेजरमेंट के लिए इरोडेड सॉइल को कैप्चर करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेडिमेंट मेजरमेंट किया वाटर बॉडीज में भी, और फील्ड लेवल मेजरमेंट टूल्स भी हैं हमारे पास। एरिया जो सॉइल इरोजन को बहुत ज्यादा प्रोन है, जैसे वाटर इरोजन प्रोन एरियाज कौन से है, हमारा हिमालयन रीजन, बारिश बहुत ज्यादा होती है, स्टीप स्लोप्स है, लैंडस्लाइड होता है, अ, और शीट इरोजन होता है। कौन सी स्टेट्स में, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में क्या है, हैवी मानसून होता है। हैवी मानसून रेनफॉल की वजह से रैपिड रन ऑफ होता है, सॉइल लॉस होता है। कहाँ पर, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे शिवालिक्स है, बुंदेलखंड रीजन है, छोटा नागपुर प्लेटू है, जहाँ पे गली और रेल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि चंबल रीजन है। अच्छा, और इसके अलावा चंबल रीजन है, चंबल रीजन में सीवियर गली और रैमाइन फॉर्मेशन है जो कि हाईली डिग्रेडेड लैंड्स है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी का एरिया होता है ये। फिर हमारे पास विंड इरोजन प्रोन एरियाज है, जैसे थार डेजर्ट राजस्थान में लार्जेस्ट विंड इरोजन जोन है। ड्यून मूवमेंट बहुत कॉमन है यहाँ पे। वेस्टर्न गुजरात है जहाँ पे कच्छ और सौराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर भी रेगिस्तानी एरिया है। या फिर ड्राई रीजन है पंजाब और हरियाणा के। कोस्टल इरोजन जोन है जहाँ पे मेरीन इरोजन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल वाटर आता है उसकी वजह से, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र, तमिलनाडु का एरिया आ गया। यहाँ पर साइक्लोन्स और टाइडल एक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सॉइल डिस्प्लेसमेंट बहुत हो जाता है। फिर हमारा रिवर बैंक इरोजन है। रिवर बैंक इरोजन जो है, जितनी भी हमारी मेजर रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, यमुना रिवर, या जितनी भी मेजर रिवर्स हैं, उनके अलोंग जो सॉइल इरोजन होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, इसमें क्या होता है, इसमें फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड का लॉस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके साथ में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके आगे सॉइल कंजर्वेशन से हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करिए बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे सिर्फ नाबार्ड ग्रेड ए का डिस्कशन होता है। और ये मेन विश्वास चैनल है जहाँ पे आपको बाकी सारे एग्जाम्स के बारे में भी पता चलेगा। इसे भी आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।